जब हम आधुनिक भारत के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कई तस्वीरें आती हैं, पर क्या हम उन लोगों के योगदान को जानते हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी? आज हम बात करेंगे मुस्लिम नेताओं, वैज्ञानिकों और कलाकारों के उस अहम रोल की जो अक्सर नजरों से ओझल रह जाता है। ये कहानी सिर्फ आज़ादी की लड़ाई तक सीमित नहीं है, ये कहानी है एक नए देश को मिलकर बनाने की। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरू करेंगे साझा संघर्ष से, फिर देखेंगे कि एक नया राष्ट्र कैसे बना, बात होगी विज्ञान और राजनीति के दिग्गजों की, कला की दुनिया पर पड़ी अमिट छाप की, और आखिर में इन सब से मिलकर बनी एकता की विरासत की। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 1947 के बाद के भारत को बनाने में जो योगदान दिया गया, उसकी शुरुआत असल में बहुत पहले हो चुकी थी। इसकी जड़ें हैं आज़ादी के लिए हुए उस साझा संघर्ष में जिसने इस देश की नींव तैयार की। अगर हम इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये भागीदारी कोई एक दो दिन की नहीं थी। देखिए, 1857 में बेगम हजरत महल ने अवध में विद्रोह की कमान संभाली। फिर 1919 से 24 तक खिलाफत और असहयोग आंदोलन में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में मौलाना आज़ाद जैसे नेता सबसे आगे थे, और फिर 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो आप देख सकते हैं, ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष था, और इस संघर्ष के पीछे थे कुछ महान चेहरे। बेगम हजरत महल, जिन्हें 1857 की विद्रोही रानी कहा जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान और उनकी अहिंसक सेना, अशफाक उल्लाह खान, वो क्रांतिकारी जिन्हें काकोरी कांड के लिए फांसी दे दी गई, और हुसैन अहमद मदनी जैसे विद्वान जिन्होंने हमेशा एक सेक्युलर और एकजुट भारत की वकालत की। और ये तो सिर्फ कुछ नाम हैं, ऐसे अनगिनत लोग थे जिन्होंने एक बटे हुए नहीं बल्कि एक अखंड भारत का सपना देखा था। तो आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब लड़ाई का रूप बदल गया। अब संघर्ष की जगह थी एक नई जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी थी एक आधुनिक, एक नए भारत को बनाने की। और इस जिम्मेदारी की भावना को शायद सबसे खूबसूरती से बयां किया भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा, समूचा भारत मेरा घर है, इसके लोग मेरे परिवार हैं। सोचिए कितना गहरा मतलब है इस बात का। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक वादा था, एक संकल्प था कि इस घर को, इस परिवार को मिलकर खूबसूरत और खुशहाल बनाना है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दो ऐसी शख्सियतों पर ध्यान देते हैं जो देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। कमाल की बात यह है कि दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे, लेकिन दोनों का प्रभाव बहुत गहरा था। तो एक तरफ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति। वो एक महान विद्वान और शिक्षाविद थे। उनका पूरा ध्यान जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षण संस्थानों को बनाने और संवारने पर था। उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय एकता की बात की। दूसरी तरफ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे 11वें राष्ट्रपति। वो एक जाने माने एरोस्पेस साइंटिस्ट थे जिन्हें हम सब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को विज्ञान और इनोवेशन के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ हमें राष्ट्र सेवा के दो अलग अलग लेकिन उतने ही जरूरी मॉडल दिखते हैं। एक ने शिक्षा से देश की आत्मा को घड़ा, तो दूसरे ने टेक्नोलॉजी से भविष्य को सुरक्षित किया। अब ये जो साल है स्क्रीन पर 1980, ये बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इसी साल डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में भारत ने SLV-3 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये वो पल था जब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया जिनके पास स्पेस टेक्नोलॉजी थी, और ये सब उनके राष्ट्रपति बनने से बहुत बहुत पहले हुआ था। ये दिखाता है कि उनका योगदान कितना गहरा था। अच्छा, तो हमने राजनीति और विज्ञान की तो बात कर ली, लेकिन किसी भी देश की पहचान सिर्फ इन्हीं चीजों से नहीं होती। उसकी पहचान होती है उसकी कला और संस्कृति से। और आधुनिक भारत का ये सांस्कृतिक ताना बाना भी बड़े कमाल के धागों से बुना जा रहा था। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। 15 अगस्त 1947, लाल किले पर पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराया जा रहा है, और उस ऐतिहासिक पल की आवाज क्या थी? वो थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। उनकी शहनाई की धुन ही मानो आज़ादी का संगीत बन गई। और ये सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुका। MF हुसैन को देखिए, उन्होंने बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की नींव रखी और भारतीय मॉडर्न आर्ट को दुनिया भर में पहचान दिलाई।
उस्ताद जाकिर हुसैन, जिन्हें दुनिया का सबसे मशहूर तबला वादक माना जाता है, वो तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के ग्लोबल एम्बेसडर बन गए। और फिर एक अलग तरह का राष्ट्र निर्माण भी है, जैसे अजीम प्रेमजी ने किया, विप्रो के संस्थापक, जिन्होंने अपनी कमाई का अरबों रुपया शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दान कर दिया। तो आप देखिए, कला से लेकर उद्योग तक हर क्षेत्र में योगदान दिया जा रहा था। तो इन सारी बातों को जब हम एक साथ देखते हैं तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली, एक साझा विरासत की तरफ ले जाती है। ये जो साझी विरासत है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक देश का वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अनुभव जिसे हर बैकग्राउंड के लोगों ने मिलकर बनाया है, जिससे हम सबकी एक साझी पहचान बनती है। ये सिर्फ कुछ लोगों की कामयाबियों की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे हर समुदाय का योगदान इस देश की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। और इसका एक ठोस उदाहरण हमें इस चार्ट में दिखता है। ये हमें अलग अलग दशकों में राष्ट्रपति पद पर रहे नेताओं के कार्यकाल को दिखाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर फखरुद्दीन अली अहमद और फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये दिखाता है कि देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर एक निरंतर मौजूदगी रही है, जो राष्ट्र की बागडोर संभालने में एक अहम भूमिका को रेखांकित करती है। तो जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं, आज़ादी के दीवानों से लेकर राष्ट्रपतियों तक, कलाकारों से लेकर वैज्ञानिकों तक, तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। सवाल ये है कि योगदान की इस साझी विरासत को पहचानना एक ज्यादा एकजुट भविष्य बनाने के लिए हमें कैसे प्रेरित करता है? शायद इन साझा नींवों की गहराई को समझना ही एक साथ मिलकर एक और भी मजबूत भविष्य बनाने की चाबी है।